विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को दिन बेहद खास रहने वाला है। आपको बता दें, कल जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, तो वहीं उत्तराखंड और गोवा विधानसभा के लिए भी वोट डाले जाएंगे। गोवा और उत्तराखंड में सभी सीटों के लिए कल ही मतदान होना है। आपको ये भी बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। कल यूपी में होने वाले दूसरे चरण के मतदान की अगर बात करें तो इसमें सूबे की 55 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और इस दौरान मतदाता इन सीटों पर खड़े 586 प्रत्याशियों का भविष्य यहां पर ईवीएम में कैद कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए करीब 17,000 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, कल विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होने वाली है, जहां गोवा और उत्तराखंड में कल पहले फेज में वोटिंग होगी, तो वहीं पर यूपी की अगर बात करें तो दूसरे चरण का मतदान कल से शुरू होने वाला है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बता दें, हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, देखो, अगर पहले चरण की यहाँ पर हम बात करें तो पहले चरण का मतदान जो है, या कह सकते हैं उसके बाद जो लोगों ने यहाँ पर कयास लगाए, वो मिलते जुलते नजर आए हैं। कल दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, 55 सीटें यहाँ पर रहेगी। क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण आपको नजर आते हैं, सुधांशु जी? देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश जिसको लेकर कहा जाता है कि देश की राजनीति की मुख्य जो सड़क है या मुख्य हाईवे है वो उत्तर प्रदेश ही है, उसमें विधानसभा के दूसरे चरण का कल मतदान होने जा रहा है। तो सभी राजनीतिक दलों पर अब जो है वो ज्यादा प्रेशर रहेगा कि वो सेकंड फेज के अंदर कितनी सीटों पर कब्जा जमाते हैं। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश का जो हम राजनीतिक सिनेरियो देख रहे हैं, तो उसके अंदर सभी राजनीतिक दल जो है पहले दौर का जो मतदान हुआ था उसमें अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें बता रहे हैं, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा कि मतदाताओं ने किस विचारधारा पर या किस पार्टी पर या किस पार्टी के दावों के ऊपर विश्वास जताया और उसको मतदान किया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का अभी राजनीतिक जो तस्वीर मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, तो उसमें सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में जो है वो सीधा लड़ाई नजर आ रही है। और जो पहले फेज का पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 58 सीटों पर जो मतदान हुआ था, उसको लेकर सभी ने अपने अपने दावे किए। हाँ, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण दावा यह था कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण या कुछ राष्ट्रीय मुद्दों के कारण वहां पर कुछ सीटों से हाथ धोना पड़े और जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है उसको बढ़त मिले। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण जो है वो अपनी जगह है, लेकिन अब जो सेकंड फेज में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो है वो अलग होगा। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के, हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे और अपने अपने वादे किए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो सबसे अहम मुद्दा है। और इसी मुद्दे को भाजपा लगातार भुला रही है। भाजपा लगातार इस चीज को कह रही है कि पिछले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, यानी कि जो दंगों की जन्मभूमि कहा जाता था उत्तर प्रदेश, वो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। तो मतदाता भी इस चीज को लेकर काफी जो है कन्विंस हो रहे। तो मुझे लगता है कि सेकंड फेज के अंदर भी जो बड़ा मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जो किसानों का एक लंबा आंदोलन चला, करीब 14 महीने का आंदोलन चला, पहले फेज में उसने कितना असर डाला और क्या अगर कोई नेगेटिव परसेप्शन बना है तो वो क्या सेकंड फेज में भी कैरी करेगा। लेकिन अभी तक का विश्लेषण ये बताता है कि किसानों का जो मुद्दा था, मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन वो पहले फेज के उस इलेक्शन में उसका बहुत ज्यादा जो है वो असर देखने को नहीं मिला था। ठीक है सुधांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, कल सेकंड फेज का मतदान होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है, क्या कुछ हलचल फिलहाल? देखिए, उत्तर प्रदेश की ये जो दूसरा चरण है कई मायनों में अहम है। 55 सीटें हैं और ये 55 सीटें, पहला जो चरण था वो पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, यहाँ पर किसान आंदोलन की बात हो रही थी। लेकिन ये चरण है, यहाँ पर 3 जिले जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन 6 जिले ये रुहेलखंड इलाका कहलाता है, बड़ी का। और यहाँ पर जो
जो ये पिछले चुनाव में इन 55 सीटों में 38 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 15 सीटें फिर भी समाजवादी पार्टी के पास थी जी। कुल समाजवादी पार्टी को सीटें मिली थी 43, लेकिन 15 सीटें इसी इलाके से थी और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए भी ये पूरा इलाका बहुत अहम है और बीजेपी के लिए तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है ही, और पूरी तैयारियां हुई हैं। और हालांकि ये जो पूरा इलाका है, पश्चिमी इलाका उत्तर प्रदेश का समृद्ध है माना जाता है, लेकिन रुहेलखंड जो इलाका है यहाँ पर किसानों का मुद्दा भी है और इसके अलावा किसानों के अलावा गन्ना की फसलें हैं, किसान है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं। इनको लेकर सियासी दल चुनावी मैदान में है। हालांकि अब जो विज्ञान का जो विवाद गहराया है उसका असर रैली जो मिला है। ज्ञानेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि पहले फेज में जो वोटिंग हुई थी उस दौरान जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर दिखाई दिए थे, आपको लगता है कि सेम ऐसी तस्वीर ही दूसरे जो फेज में चुनाव होने वाले हैं इसमें दिखाई दे सकती है या कुछ अलग यहाँ पर दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पहले चरण में जो उम्मीदें थी कि एक मतदान का प्रतिशत ज्यादा होगा, ऐसा हो नहीं पाया। तो ऐसे में निश्चित तौर से निर्वाचन आयोग भी चिंतित है और बाकी सियासी दलों के लिए भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मतदान का प्रतिशत कम होने से सभी की सांसें अटक जाती हैं। सारे दलों को लगता है कि किसके वोटर बाहर आए, किसके वोटर नहीं आए, तो इसी वजह से सियासी उलटफेर होने की भी संभावनाएं रहती हैं। और अब दूसरे चरण में सबकी उम्मीदें यही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदाता बाहर निकलेंगे और अपने जनमत पर मोहर लगाएंगे। इसके हक में होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, देखिए अधिकतर कह सकते हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, परिणाम आने के बाद स्थितियां यहां पर क्लियर हो पाएगी, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला अगर हम कहें तो कहा जा रहा है कि सपा और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच में हम कह सकते हैं कि ओवैसी की पार्टी जो है वो भी लगातार यहां पर कोशिश कर रही है, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी जो है वो यहां पर एकजुट होकर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है, त्रिकोणीय मुकाबले वाली स्थिति दिखाई देगी यहाँ पर? देखिए, ये बात सही है कि जो जिस इलाके में अभी इन 55 सीटों में होने जा रही है, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी की तादाद खासी है और ऐसे में ओवैसी की भी पार्टी की सबसे ज्यादा उम्मीदें कहीं टिकी हैं तो इसी इलाके में है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सभी दलों में बीजेपी को छोड़कर बाकी सारे दलों की ओर से जिस तरीके से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो सभी 77 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं। और ये वो इलाका है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। और आजम खान जो सबसे ज्यादा चर्चित नेता रहे हैं, जो जेल में बंद हैं सब, वो खुद चुनावी मैदान में रामपुर सीट से हैं। द्वार से सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम है, जो अभी कुछ ही दिन पहले उनको जमानत मिली है। तो ये इस इलाके में सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि मुस्लिम वोटों का रुझान किसकी तरफ रहता है। हालांकि समाजवादी पार्टी, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखने वाली बात होगी कि वाकई ही किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आम मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर जाता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते आपको बता दें, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ पवन लालचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तराखंड का अगर हम यहां पर जिक्र करें तो कह सकते हैं जिस तरीके से यहां पर सीएम बदले गए हैं वो काफी चर्चा का विषय है। यहां आपको लगता है कि विकास के मुद्दे यहां पर रहेंगे जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा, या वाकई राजनीति से ओतप्रोत रहेंगे? देखिए प्रीति, जिस तरह से उत्तराखंड में कल 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 632 प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, जो 10 मार्च को खुलेगा। और जैसा आपने मुद्दों की बात की, उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने स्तर से 4 धाम 4 काम के जरिए रोजगार के मसले को, महंगाई के मसले को, शिक्षा और स्वास्थ्य और जो कोरोना से जो लोगों पे मार पड़ी है, इन मसलों को उठाने की कोशिश की। तो बीजेपी ने कहीं न कहीं चुनाव को आखिरी प्रचार के आखिरी दिन जो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उछाल करके चुनाव को थोड़ा ध्रुवीकृत करने की भी कोशिश की है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे मसले बड़े मुद्दे हैं और यहाँ सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। ज्यादातर सीटों पे कुछ सीट है जहाँ बीएसपी 4-5 सीटों पे फाइट में रहेगी, 1-2 सीट आम आदमी पार्टी के नजरिए से भी फाइट वाली हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा, भाजपा बनाम कांग्रेस का है। और ये सही कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीजेपी को प्रचार के दौरान विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा है। और जनता इसे कैसे लेती है
ये तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। जी प्रीति, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही 3 सीएम जो बदले गए हैं, इसकी चर्चा भी लगातार यहाँ पर चल रही है और बैठे बैठाए कांग्रेस को यहाँ पर ये मुद्दा मिल गया। आपको लगता है कि वाकई ही जो महंगाई के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, या जो आपसे और मुझसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो मुद्दे यहाँ चुनाव में दिखाई देंगे, या वाकई लोग जो है वो इस बात पर मोहर लगाएंगे कि जो हमारा नेता है वो किस पार्टी से है, ये मैटर करेगा? देखिए प्रीति, 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी अपना जो मैनिफेस्टो, जिसे वो विजन डॉक्यूमेंट कहती है, लेकर आई, तो बीजेपी ने वादा किया था तब हम 3 महीने में लोकायुक्त बना देंगे जी। तो 6 महीने में उत्तराखंड में जितने भी सरकारी पद है, करीब 24-26 हजार पद है, उनको हम भर देंगे। लेकिन 5 साल में बीजेपी ये दोनों काम नहीं कर पाई। यही वजह है कि कांग्रेस ने कहा कि वो सत्ता में आएंगे तो 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो बीजेपी ने काउंटर करने के लिए कहा हम भी 24,000 पद तत्काल भरेंगे, 50,000 नई नौकरियां देंगे। और महंगाई के लिए जब कांग्रेस ने कहा कि हम 500 रुपए के भीतर सिलेंडर की कीमत करेंगे, करीब 1,000 रुपए की कीमत की बजाय 500 रुपए में सिलेंडर देंगे सबको, बीजेपी ने भी कहा हम भी गरीब लोगों को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। निश्चित तौर पर महंगाई और बेरोजगारी प्रीति उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा है और यही वजह कि बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उछाल करके इन मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन ये बड़े मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी, उत्तराखंड चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे हैं। जी चलिए पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए